Assalamu alaikum students, how are you all? This is Miss Farhana Zafar, your biology teacher, and today we'll have lecture number 5 of biology. So students of class 9th, hope all of you have remembered that in our last lecture, that was lecture number 4, we started chapter number 2 of our biology book, that is structural organization of life, and we discussed about cell biology. And so far the topics we covered are discovery of cell, who formulated cell theory, fundamental parts of cell like cell wall, cell membrane, nucleus, and the last, cytoplasmic organelles. So students, now let's begin with today's lecture. Okay students, now today from chapter number 2 we will discuss cell division and its types, plant tissues, types of plant tissues, in which we will discuss about structure and function of different types of plant tissues, then animal tissues and types of animal tissues, in which we will also discuss about the structure and function of animal tissues. Cell division. Students, cell division is such an interesting and complicated topic, and you need to focus during this lecture. Students, by the definition, cell division is a process in which mature parent cell divides to form new cells. Basically, after growing to a certain maximum size, a cell may undergo the process of division. Students, cell division एक ऐसा process है कि जिसके बारे में आप लास्ट लेक्चर में हमने जो सेल थ्योरी स्टडी किया था, तो सेल थ्योरी में भी एक पॉइंट था जिसमें हमने पढ़ा कि न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो कि नए सेल्स कहाँ से बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब पेरेंट सेल। तो यही सेल डिवीज़न है कि ऑलरेडी जो प्रेजेंट सेल हैं वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद, अपना एक ख़ास मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचने के बाद वो डिवाइड हो जाते हैं और नए सेल्स बनाते हैं जो डॉटर सेल्स कहलाते हैं। पेरेंट सेल्स डिवाइड and form new cells which are named as daughter cells. But the point is, why cell needs to divide? Cell divide होता ही क्यों है? So there are 3 reasons for cell division. Number 1, growth of organism. किसी भी organism की growth के लिए हमें cell division जो है उस process की requirement है। जैसे एक छोटा organism है, ठीक है, और अब उसने बड़ा होना है, तो वो बड़ा कैसे होता है? डेफिनेटली उसके अंदर जो मौजूद अगर एक सेल है तो वो सेल डिवाइड, जैसे ह्यूमन बीइंग बिलियन और ट्रिलियन ऑफ सेल्स के बने, लेकिन हम जब दुनिया में आते हैं तो हमारी बॉडी में बिलियन ट्रिलियन सेल्स उस वक्त मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, आई सेल है, एयर सेल है, और भी बॉडी पार्ट्स के जो सेल हैं वो डिवाइड होते जाते हैं और हमारी बॉडी जो है ग्रोथ करती जाती है, हमारी बॉडी का साइज़ जो है वो ग्रो करता जाता है बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। सेकेंड रीज़न जो सेल डिवीज़न का है वो है रिप्लेस ओल्ड एंड इंजर्ड सेल्स, यानी कि जो ओल्ड सेल्स हैं, यानी कि वो सेल्स जिन्होंने अपना साइकिल पूरा कर लिया या उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है अपने जो इम्पोर्टेंट फंक्शन से परफॉर्म करने की, या कुछ सेल्स ऐसे हैं जो किसी भी वजह से डैमेज हो गए, इंजर्ड हो गए हैं, उनमें कोई टूट फूट हो गई है, तो उन्हें रिप्लेस करना है ताकि बॉडी का फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म होता रहे। तो यहाँ पर भी सेल डिवीज़न फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि उन सेल्स को रिप्लेस कर देता है और नए सेल्स बना देता है। और थर्ड जो रीज़न है विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, दैट इज़ गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन मीन्स दैट पेरेंट ऑर्गेनिज्म से किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना, और इन अदर वर्ड्स जैसे कि एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। For the continuity of reproduction and the cycle of reproduction, we need gamete formation, यानी कि एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल, और जब वो फ्यूज़ होते हैं तो वो एक सेल बनाते हैं और फिर उनसे कंबाइन होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो देयर आर 3 बेसिक रीजंस: ग्रोथ, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड इंजर्ड सेल्स, एंड गैमेट फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन। अब हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स के सेल डिवीजन की कितने टाइप्स हैं। सेल डिवीजन के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, माइटोसिस एंड मेयोसिस। सो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मेयोसिस। फर्स्ट we'll discuss mitosis and later on meiosis. Mitosis, which is also named as somatic cell division.
स्टूडेंट्स पहले हम सोमैटिक देख लेते हैं क्या होता है। हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड सेक्स सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, हमारे बॉडी सेल्स जिन्हें हम माइटोसिस में डिस्कस करते हैं। बॉडी सेल्स लाइक लिवर सेल, स्किन सेल, आई सेल, मींस बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके जो सेल्स हैं वो बॉडी सेल्स कहलाएंगे, उन्हें हम सोमैटिक कहते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी के। जब तक सेक्स सेल्स की हम बात करते हैं तो सेक्स सेल्स आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए काम करते हैं ओनली, ठीक है। और इसके अंदर दो ही सेल्स होते हैं, एक स्पर्म और दूसरा एग, और उसे हम डिस्कस करते हैं मियोसिस में। तो अभी हम बाद में उसको देखेंगे, पहले हम माइटोसिस देख लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन माइटोसिस इज़ अ सेल डिवीजन इन विच parent cell divides and give rise to two identical cells which are named as daughter cells and having the same number of chromosomes. माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें जब पेरेंट सेल डिवाइड होता है, यानी कि एक सेल है और वो डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा, तो एक तो वो दो सेल डॉटर सेल्स कहलाएंगे, सेकेंडली वो आइडेंटिकल होंगे, मींस एग्जैक्टली सेम, मींस जो एक का साइज़ होगा डॉटर सेल का, दूसरे डॉटर सेल का भी सेम साइज़ होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम फंक्शन होगा, मींस दे आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल, सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मींस पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स होंगे, लाइक इफ़ वी टेक एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस, तो ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब ह्यूमन का एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा और उससे दो डॉटर सेल बनाएगा, तो दोनों डॉटर सेल्स में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल नॉट चेंज। माइटोसिस इसीलिए एक स्पेशल सेल डिवीज़न है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम रहते हैं, क्योंकि डिवीज़न से पहले ये क्रोमोसोम नहीं होते, ये होते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, मींस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। लेकिन जब डिवीज़न का टाइम आता है, यानी कि अब सेल सोच लेता है कि मैं डिवाइड होना है, मुझे मैं इतना एबिलिटी मेरे अंदर डेवलप हो गई कि अब मुझे डिवाइड हो जाना चाहिए, अपने से दो नए सेल्स बना देने चाहिए, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो उस वक्त ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होके डबल अपनी कॉपीज़ बना लेता है, जिसकी वजह से जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो पेरेंट सेल के 46 जो हैं वो 46 नहीं रहते, विद इन द बॉडी ऑफ पेरेंट सेल 92 बन जाते हैं, और 46 एक तरफ चले जाते हैं और 46 एक तरफ चले जाते हैं, पेयर फॉर्म होती, पेयर बनाते हैं और फिर वो पेयर टूट जाते हैं, और 46 एक तरफ चले जाते हैं और 46 एक तरफ। इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास माइटोसिस वन गो नहीं, बल्कि हमने उसको आसानी से समझने के लिए स्टेजेस में डिवाइड कर लिया है। एंड देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, नंबर 3 एनाफेज एंड नंबर 4 टेलोफेज। और इन चारों फेजेस में सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सेल डिवाइड हो रहा है और किस तरह 46 क्रोमोसोम जो पेरेंट में थे वो हाफ होने के बजाय एज इट इज़ जो है वो डॉटर सेल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन में जो 2 बेसिक स्टेप्स पहले हमें नज़र आते हैं वो हैं कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड होगा और साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल डिवाइड होंगे। अब न्यूक्लियस डिवाइड होना डजंट मीन कि वो 2 हाफ्स में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस डिवाइड होने से यहाँ मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, वो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब उसमें हम प्रोफेज सबसे पहले देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस में जो पहली चीज़ प्रोफेज हो रही है उसमें क्या हो रहा है, इन विच क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेस टू फॉर्म थिक क्रोमोसोम्स। अब जो न्यूक्लियस है उसमें आपको याद होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्रोमेटिन नेट मटेरियल कहलाते हैं और ये कंडेंस होते हैं, अपने आप को इतना कॉइल्ड करते हैं कि कंडेंस होके ईजीली विजिबल होते हैं। और जब ये इजीली विजिबल होते हैं तब हम इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम्स। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी शेप आपको
स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, और सेंटर में आप देखें ये एक पॉइंट इनमें है, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेर। और उसके बाद जब ये अपने आप को इतना कॉइल्ड कर लेते हैं कि ये ईज़िली विजिबल हो जाएं, तो उसके बाद ये जो क्रोमोसोम्स है, सिंगल क्रोमोसोम है, ये इस स्टेज पे अपने आप को डबल करता है, यानी कि रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करके अपना एक पेयर क्रोमोसोम बनाता है जिसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। पहले ये एक सिंगल क्रोमेटिन होता है और ये क्रोमेटिन होता है, उसके बाद ये अपने आप को कंडेंस करता है, कंडेंस करके ये हो गया सिंगल क्रोमोसोम। फिर ये सिंगल क्रोमोसोम अपने आप को रेप्लिकेट करता है और अपना एक और पेयर क्रोमोसोम बनाता है, लेकिन सेंट्रली दे आर अटैच विद वन पॉइंट विच इज़ नेम्ड एज सेंट्रोमेर। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं ये अपने आप को ज्वाइन करते हैं एट सेंट्रोमेर। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और साथ ही में न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। मींस न्यूक्लियस की जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। और जो अगली बात है वो ये है कि आपको बताऊं कि न्यूक्लियस के एज पे, किसी भी एक एज पे एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स। ये हमने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जब स्टडी किए थे तब हमने पढ़ा था सेंट्रोसोम्स। और ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं ये स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं और ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये अपने आप को डबल करते हैं और अपने बनाते हैं सेंट्रियोल्स। यानी कि जो सेंट्रोसोम्स हैं ये अपने आप को डबल करके रेप्लिकेट करके एक और इसमें से बनाते हैं और ये बन जाते हैं 2 सेंट्रियोल्स। और दोनों सेंट्रियोल जो है वो मूव करते हैं टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। ठीक है, यानी कि एक एज पे पहुंच जाता है सेल के सेंट्रियोल और दूसरा दूसरे एज पे, और वहां पहुंचने के बाद अपने अंदर से ये थ्रेड्स निकालते हैं। यानी कि सेंट्रियोल अपने अंदर से थ्रेड निकालेगा। 2 तरह के थ्रेड्स ये निकालते हैं। एक छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एस्टर और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स, कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं। एक को हम कहते हैं एस्टर, और दूसरे जो बड़े थ्रेड्स होते हैं वो ये अपने अंदर से निकालते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड करते हैं। ये जो क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल है, इसे सेल में इक्वली डिवाइड करने का जो एक काम है वो कौन परफॉर्म करता है? दीज स्पिंडल फाइबर्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम सेंट्रियोल्स। मेटाफेज. Students, metaphase is the second stage of mitosis, and in this stage there are 2 important things we can observe. First, that each chromosome is attached to separate spindle fiber by its centromere. The first thing which we observe in this stage is कि जो हर क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से अपने आप को अटैच करेगा। किस जगह से? जो क्रोमोसोम का सेंटर पॉइंट है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। एंड प्लीज़ डू रिमेंबर दैट सेंट्रोमेयर किसका बना हुआ है? एक प्रोटीन का जिसका नाम है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये कहाँ से अराइज हुए? ये प्लीज़ रिकॉल कर लीजिए कि स्पिंडल फाइबर अराइज हुए हैं सेंट्रियोल्स से। ठीक है, हमारे पास इस वक्त ड्यूरिंग सेल डिवीजन 2 सेंट्रियोल्स हैं जो सेल के दोनों एजिस पर हैं, और दोनों सेंट्रियोल्स में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं जिन्हें हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अपने आप को क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट सेंट्रोमेर से अटैच करेंगे। और सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है ड्यूरिंग दिस स्टेज, ड्यूरिंग दिस फेज दैट ईच क्रोमोसोम अरेंज इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। अब इक्वेटर क्या है? सेंटर पार्ट। ठीक है, तो इस सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि जो दूसरा काम इस फेज़ में हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर ऑफ द सेल में अलाइंड कर लेंगे, एक रॉ में एक लाइन में आके खड़े हो जाएंगे सारे क्रोमोसोम। इसे हम ये भी कहते हैं कि क्रोमोसोम एक इक्वेटर प्लेट बना रहे हैं। तो मेटाफेज में 2 चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। एक तो क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे हैं विद द सेंट्रोमेयर, एंड आफ्टर दिस they are forming, or you can say they are lining up along the center of the cell. Now anaphase. Students, this is the third and very important stage of mitosis, because in this phase the centromere of chromosome divides and the chromatids of each chromosome separate from each other and begin to move towards opposite poles.
बेसिकली स्टूडेंट्स एनाफेज में हमें पुलिंग और एट्रैक्शन फैक्टर नज़र आ रहा है, और ये कौन कर रहा है पुलिंग? ये कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स। इस स्टेज में वो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जिनके सेंट्रल पार्ट से स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ था, सेंट्रोमर से स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ था, स्पिंडल फाइबर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी रखते हैं और वो एक खींचने का, एक पुलिंग फैक्टर स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो खींचना शुरू करते हैं तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो जो पेयर्ड क्रोमोसोम से वो पेयर्ड नहीं रहेंगे, अब वो दो सेपरेट क्रोमोसोम बन जाएंगे, और एक सिस्टर क्रोमेटिड सेल के एक साइड पर चला जाएगा और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड सेल के दूसरी तरफ चला जाएगा, और दोनों जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। I am repeating, anaphase is basically showing us pulling and attraction factor, in which we can observe easily that the centromer of chromosome divides and the chromatids of each chromosome separates and move to different poles due to pulling filaments. And ये pulling filaments कौन है हमारे पास? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को खींचते हैं सेंट्रोमेर से, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, और एक क्रोमोसोम एक तरफ चला जाता है और पेयर टूट जाता है, और दूसरा क्रोमोसोम सेल के ऑपोजिट साइड पर चला जाता है। नाउ टेलोफेज। Telophase. Students, this is the last stage where mitosis comes to an end and where we observe that the movement of chromosomes ceases and each pole, each opposite pole of a cell receives the same number of chromosomes as were present in the parent cell. The nuclear membrane is reformed around each set of chromosomes, and in this way two daughter nuclei are formed in each cell. So students, यहाँ तक पहले हम समझ लेंगे कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि टेलोफेज को अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट है। प्रोफेज में क्या हो रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी। टेलोफेज में क्या हुआ है? अभी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई। वहाँ पे प्रोफेज में न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ, टेलोफेज में न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा। फिर प्रोफेज में हमने देखा कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो कंडेंस हुआ और वो क्या बन गया? क्रोमोसोम। और टेलोफेज में हम ये देखेंगे लास्ट में कि जो क्रोमोसोम कंडेंस थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे, यानी कि वो दोबारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है उसमें चेंज हो जाएंगे, यानी कि वो डीकंडेंस हो जाएंगे। ठीक है। और जो एक और चीज़ जो हमने प्रोफेज में देखी थी कि आपके पास जो सेंट्रियोल्स थे उनमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले थे, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स। तो वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दोबारा से जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। मींस वो सारी चीज़ें जो प्रोफेज में हुई थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, यहाँ पे रीअपियर हो गई, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ या रीअपियर हो गया, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस हो गया या डीकंडेंस हो गया, और स्पिंडल फाइबर वहाँ पे अपियर हुए थे, यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे। मींस टेलोफेज इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरियोकाइनेसिस। अब आप ये देखें, एक सेल है और उस सेल के अंदर आपके पास दो न्यूक्लियस हैं, सेल एक ही है अभी भी। ठीक है। तो उसके अंदर क्या मौजूद है? दो न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहे हैं बने हुए। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई और उसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स भी चले गए, लेकिन सेल अभी एक ही है। तो हमने क्या कहा था आपको स्टार्टिंग में कि आपके पास जो सेल डिवीज़न है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। एक है कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ही सेल में एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद जो है अब वो साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, और उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस कैसे होता है? ठीक है, कि साइटोप्लाज्म जो है सेल का वो डिवाइड हो जाएगा और दोनों डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो इतना सिंपल नहीं है। आप ये देखें, जो आउटर लेयर है उसे आप क्या कहते हो? सेल मेम्ब्रेन कहते हो, जिसके अंदर भी दो न्यूक्लियस हमें नज़र आ रहे हैं, वो सेल मेम्ब्रेन है। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसका नाम है एक्टिन मायोसिन। ये जो एक्टिन मायोसिन होता है ना, ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है इस दो सेल के बनने का। अभी तो सिर्फ न्यूक्लियस दो बने हैं, सेल एक ही है। अब क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगी इंटरनल साइड पर। लेकिन ये कैसे होगी?
आप थोड़ी देर पहले हमने एक नाम पढ़ा था एस्टर, ठीक है, तो वो जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं जिनमें से छोटे धागे निकलते हैं, उनका भी तो कोई फंक्शन है ना। तो ये जो एस्टर्स हैं ये एक सिग्नल्स अपने अंदर से रिलीज़ करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं किसको, सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन को जिसका नाम है एक्टिन मायोसिन। और ये एक्टिन मायोसिन सिग्नल्स मिलते ही कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये इंटरनली कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं अनटिल अनलेस कि वो दोनों सेल मेम्ब्रेन्स आपस में जो है वो सेपरेट ना हो जाए। और ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होती जाती हैं इंटरनली जब तक दो न्यूक्लियस जो है वो तो बन गए हैं, दो सेल्स ना बन जाएं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको माइटोसिस क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस क्या है हमारे लिए। Significance of mitosis. Mitosis plays an important role in the life of any organism, whether animal or plant. It is responsible for the development and growth of organisms by increasing exact copies of cells. Second, it helps in the healing of wounds, repair of wear and tear within organism. Means if some cell become injured or dead or old, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, क्या वो फर्दर काम करे, उसकी कैपेसिटी अब नहीं रही है, सो इन दैट केस वी नीड अ न्यू सेल एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ माइटोसिस. एंड थर्ड, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स. एनी सोमैटिक सेल्स, बॉडी हमारी सोमैटिक सेल्स वी स्टडीड अर्लियर दैट बॉडी सेल्स होते हैं जितने भी हमारे लिवर सेल, स्किन सेल, ब्लड सेल्स, ऑल डिपेंड्स ऑन माइटोसिस, क्योंकि ये सारे सेल्स जो हैं माइटोसिस की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं. So mitosis having so much importance in our body and it is basically called a diploid system. Now we'll move towards meiosis. Meiosis, students, meiosis or reduction cell division is a special type of cell division in which a parent cell finally divides into 4 daughter cells in a way that the number of chromosome in each daughter cell reduced to half of their parent cell. स्टूडेंट्स, मियोसिस जिसे हम रिडक्शन सेल डिवीज़न भी कहते हैं, ये एक स्पेशल डिवीज़न क्यों है, क्योंकि इसमें एक पेरेंट सेल से फाइनली 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और किस तरह कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी इसमें हाफ हो जाएंगे. कंपैरेटिवली स्टडी अगर करें माइटोसिस से इसकी, तो माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा, एक डॉटर सेल से 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, यहाँ 4 बन रहे हैं. इसके अलावा माइटोसिस में हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम एज वन इन द पेरेंट सेल, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ. जैसे इफ एग्जांपल देखें, अगर माइटोसिस में पेरेंट सेल में 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी 4 ही आएंगे, 4 एक में 4 दूसरे में. लेकिन जब मियोसिस की बात करते हैं तो अगर 4 हैं पेरेंट सेल में तो हर डॉटर सेल के अंदर 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स हाफ और रिड्यूस टू हाफ. सेकेंड स्टूडेंट्स, मियोसिस की एक और चीज़, और माइटोसिस में माइटोसिस जो है वो प्रोड्यूस करता है सोमैटिक सेल्स, जबकि मियोसिस प्रोड्यूस करता है गैमेट्स या सेक्स सेल्स कह दें आप इसे. तो और गैमेट्स, सेक्स सेल्स या गैमेट्स हम कहेंगे किसको, 2 हैं इसके नाम, एक है स्पर्म और दूसरा है एग. और जब स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, एक यानी कि स्पर्म क्या है आपके पास, मेल गैमेट है, और एग क्या है, फीमेल गैमेट. जब स्पर्म और एग जो एक मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो एक नया ऑर्गेनिज़म, ये लिविंग ऑर्गेनिज़म बनाते हैं. और मियोसिस जो है स्टूडेंट्स वो 2 स्टेजेस पर 2 फेजेस में काम कर रहा है. देयर आर 2 कंसेक्यूटिव डिविजन्स ऑफ मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 को हम रिडक्शन फेज कहते हैं, जबकि मियोसिस 2 एज इट इज़ माइटोटिक फेज की तरह काम करता है. मियोसिस 1 की जो एक स्पेशलिटी है वो ये है कि मियोसिस 1 में दोनों ये गैमेट्स में से यानी कि स्पर्म और एग के जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स उन्हें कहते हैं जो उनका साइज़ और शेप सेम हो. दोज क्रोमोसोम्स इन द सेल विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप एंड साइज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, और जो माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस है वो भी हमें यहीं पे हम इसी पॉइंट पे हमें नज़र आ रहा है. माइटोसिस में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेटली जो है अरेंज हो जाते हैं स्पिंडल के साथ, जबकि मियोसिस में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं कम टुगेदर एंड फॉर्म पेयर्स, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स किस में, पेयर में. एंड इन ईच होमोलोगस पेयर देयर आर 4 क्रोमेटिड्स. वहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स थे, यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स हैं.
ठीक है, क्योंकि 2 आ रहे हैं स्पर्म से और 2 आ रहे हैं एग से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वील ऑब्जर्व हियर दैट क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स में। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, 2 स्पर्म के और 2 एग के, उनमें क्रॉसिंग ओवर होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस वील हैव जेनेटिक वेरिएबिलिटी। और मियोसिस की एक इंपॉर्टेंस हमें नजर आती है कि मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएबिलिटी बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर फैक्टर। क्रॉसिंग ओवर की इस कॉम्बिनेशन की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से हमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक से दूसरे में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से हमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है एक वेरिएबिलिटी, एक वैरायटी नज़र आती है। उसके बाद जो इसका ये प्रोफेज़ 1 हो गया, फिर हम जब मेटाफेज़ को स्टडी करते हैं तो वही सेम जैसे कि वहाँ पे हमारे मेटाफेज़ में था कि क्रोमोसोम्स जो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर प्लेट पे, तो यहाँ पर भी थ्रू स्पिंडल फाइबर मेटाफेज़ में इक्वेटर पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर भी एनाफेज़ में वही होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं अपने स्पिंडल फाइबर्स से, और टेलोफेज़ में फिर क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं अभी आपके पास 4 ही हैं। यहाँ से मियोसिस 2 जब स्टार्ट होता है और फाइनली 4 डॉटर सेल्स आते हैं, तो फिर ये 4 क्रोमोसोम्स जो हैं 2 क्रोमोसोम्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें स्टूडेंट्स मियोसिस की, तो मियोसिस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्थ है वो यही है कि इट हेल्प्स इन कीपिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पीशी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कांस्टेंट। यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन एवरी स्पीशी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम हैं, ठीक है, तो आपके पास मेल गैमेट जो है वो 23 और फीमेल गैमेट भी 23 जो है वो फ्यूज़ कराएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास व्हेन द हैप्लॉइड मेल गैमेट फर्टिलाइजेस फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ ज़ाइगोट, ठीक है, तो द रिप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज़ रेस्टोर्ड। यानी कि 23 + 23 इज़ इक्वल टू 46। मीन्स मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो फ्यूज़ होते हैं तो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और इसी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी नज़र आती है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हमें कांस्टेंट नज़र आते हैं इन स्पीशी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सेल डिवीजन के दोनों टाइप्स विच आर माइटोसिस एंड मियोसिस आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ एडिशनली बताती हूँ आपको कि आपको व्हाट्सएप पे आपको माइटोसिस और मियोसिस की एक वीडियो जो है वो सेंड की जाएगी। उसको अच्छे से देखिएगा, उस वीडियो को, उसको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा और लेक्चर भी बहुत ध्यान से ट्वाइस और थ्राइस सुनिएगा। देन यू विल ईजीली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बिकॉज इट इज़ सच एन इंटरेस्टिंग बट लिटिल यू कैन से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। थैंक यू। Histology. Students, in our last slides we studied about cytology in detail, and now we are moving towards study of tissues which are named as histology. So what is tissue? So by definition, a tissue consists of a group of cells which are similar in structure and function. Means वो सारे cells जो structurally and functionally same हैं वो एक जगह बंडल बनाते हैं, और वो उस बंडल या उस group of cells को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? टिश्यूज़ का। So we'll study 2 type of tissues, plant tissues and animal tissues, and first we'll discuss plant tissues. Plant tissues. In plants there are 2 basic type of tissues. Number 1 meristematic and number 2 permanent, and first we'll discuss meristematic. Students, meristematic are a type of tissues which contains cell which have ability to divide so that the number of cells increase and the organism can grow. Students, meristematic ऐसे type of tissues हैं which are remain in a continuous state of division, and they are present in root tips and shoot apex. And the 3 important features of meristematic that they continuously divide through mitosis, and cells are rich in cytoplasm with prominent nucleus, and cells contain either few small or no vacuoles at all. So the basic point about meristematic, they are continuously in a form of division and they are responsible for the growth of plant. Now permanent tissues. Students, as the name is suggesting permanent, so they are
permanent tissues are those in which growth has stopped and they are form of mature cells incapable of cell divisions. इनमें इन परमानेंट टिश्यूज़ में जितनी ग्रोथ होनी होती है वो हो चुकी होती है और इनको एक स्पेसिफिक साइज़ शेप मिल चुका होता है इन टिश्यूज़ को, और इसीलिए इन्हें डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज़ भी कहा जाता है क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है टू परफॉर्म। लेकिन एक स्पेशल बात यह है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के ये बने हुए हैं। परमानेंट टिश्यूज़ किसके बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक से ही बनते हैं, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल इन साइज़ होता है। मेरिस्टेमेटिक में न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी प्रोमिनेंट है, जबकि परमानेंट में न्यूक्लियस का साइज़ छोटा है। फिर मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल एब्सेंट है, जबकि परमानेंट में वैक्यूल काफ़ी बड़ा, क्वाइट लार्ज वैक्यूल इज़ प्रेजेंट इन परमानेंट टिश्यूज़। नाउ स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। पहले हम सिंपल टिश्यूज़ देख लेंगे। सिंपल टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। सिंगल टाइप ऑफ सेल्स मीन्स के दोज टाइप ऑफ सेल्स विच हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शन। एक तरह की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, फंक्शन के जो सेल्स हैं वो एक जगह कंबाइन हो जाते हैं और वो सिंपल टिश्यूज़ बनाते हैं। उसके तीन टाइप्स हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स हैं, ठीक है, और ये जितने भी प्लांट के सॉफ्ट पार्ट हैं दे आर प्रेजेंट इन ऑल द सॉफ्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, रूट, फ्रूट्स एंड लीव्स। पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड होते हैं एंड इक्वली एक्सपेंडेड हैं इन ऑल द पार्ट्स, and these cells are basically responsible for food storage and second in healing purposes of plants. Okay students, now collenchyma also living cells and they are also present in all part of plant, but the important thing that they are filled with important structure like cellulose and pectin। अगर आपको याद हो सेल वॉल में हमने स्टडी किया था कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? सेलुलोज एंड पेक्टिन का। तो यकीनन कॉलेन्काइमा सेल वॉल में मौजूद है। फिर आपके पास जो है ये सेल, जितने भी प्लांट्स हैं उनके आउटर लेयर पर कॉलेन्काइमा एग्जिस्टेड है, ठीक है, और इनके सेल्स में एक मेच्योरिटी होती है और वाटर कंटेंट बहुत हाई होता है कॉलेन्काइमा में, एंड दे आर ऑल्सो देयर इन स्टोरेज ऑफ फूड। और स्टूडेंट्स अगर इन दोनों को देखें, पेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा को अगर हम साथ में स्टडी करते हैं तो वो कहलाते हैं क्लोरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। थर्ड आपको नज़र आता है स्क्लेरेन्काइमा, जो सिंपल टिश्यू का थर्ड टाइप है। तो स्क्लेरेन्काइमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो ये एक डेड सेल है, ठीक है, डेड सेल से बना हुआ होता है। ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है और ये आपको फ्रूट कोट में, जो आपके फ्रूट के जो कोट्स होते हैं, आउटर स्ट्रक्चर है, वहाँ नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि ये डेड सेल्स हैं, ठीक है। और एक और बात कि ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं करता, इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो ये है कि किसी भी प्लांट को ये मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि हार्डनेस और जो स्टिफनेस है प्लांट की, वो ये प्रोवाइड करते हैं। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ऑफ परमानेंट टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स, इन्हें हम कंपाउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को कंपाउंड टिश्यूज़ भी कहते हैं। लेकिन ये टिश्यूज़ बने हुए होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विच आर वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट, और इनकी दो टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो जाइलम और फ्लोएम है उनके हम फंक्शंस को स्टडी कर लेते हैं। सिंपली जाइलम को पहले देखेंगे। जाइलम जो है उसका जो एक वो है कि ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों का कॉम्बिनेशन है, कि इनके अंदर पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा दोनों तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। जाइलम जो है वो हार्ड स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और जाइलम का जो बेसिक फंक्शन है कि टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जाइलम 4 कंपोनेंट्स से बना हुआ है, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वैसल्स एंड ट्रैकीड्स। और इसमें आपके पास जो है इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो किसी भी प्लांट को जो है मैकेनिकल स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो जाइलम के 2 फंक्शंस हमें नज़र आए, एक तो रॉ मटेरियल जो मिनरल एंड वाटर है वो ज़मीन से लीव्स तक पहुंचाना, और सेकेंडली स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना टू प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव फ्लोएम स्टूडेंट्स। सो फ्लोएम भी 4 कंपोनेंट्स से बना हुआ है, सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा है और फ्लोएम वेसल्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लोएम का जो फंक्शन हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि फ्लोएम जो प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल है, ठीक है, जो लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होने के बाद ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाता है, उस प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल को पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसलोकेट करना, ये इसका बेसिक फंक्शन है। एंड इट इज़ द ओनली फंक्शन ऑफ फ्लोएम दैट इट ट्रांसलोकेट प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट,
ठीक है। फ्लोएम इज़ अ कॉम्प्लेक्स फूड कंडक्टिंग टिश्यू। और ऑल टुगेदर जब हम जाइलम और फ्लोएम को स्टडी करते हैं तो टुगेदर हम इसको क्या कहेंगे, दीज आर नेम्ड एज वस्क्यूलर बंडल्स। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं अपने पास एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ स्टूडेंट्स, like plants, animals have tissues which form organs in organ system, and some important type of animal tissues are epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues and nervous tissues. Now first we'll see epithelial tissues. Epithelial tissues. Epithelial tissues are a kind of tissues, students, which occur in a single layer and are closely packed together. These tissues forms the external surface and internal lining of organs and blood vessels, and there are no intercellular spaces between them. Epithelial tissues are mainly occur in glands where it is variously folded, like they form lining of mouth and alimentary canal. Function of epithelial tissue is to protect the underlying tissues, and they are mainly responsible for the covering or protecting tissues in animal body. They are also responsible for the absorption of water and nutrients, as they are mainly present in skin, and they also help in eliminate waste product. One more important function is that various secretions are produced in these tissues, such as sweat, sebum and mucus. Connective tissues. Connective tissues provide support to other tissues and organs and bind them together. They consist of three ground substances named as cell, fiber and matrix, and they range from soft to very hard tissues. Connective tissues widely found throughout the body. Basically students, connective tissues is found in between other tissues everywhere in the body, including the nervous system. Fatty tissues are example of the soft type of tissues, and cartilage and bones are special type of tissues, and these tissues are hard. Blood is also special connective tissue with cells suspended in a fluid medium, and the main function of connective tissue is to provide protection and support to other tissues, and the second important function of connective tissue is to transport material throughout the body, example nutrients and waste material. Muscular tissues. Muscular tissues are soft tissues made up of elongated, thin and multinucleated cells called muscle fibers. Muscular tissues possesses the property of elasticity, that these are the only tissues in the body that has the ability to contract and relax, and that is the reason the function of muscular tissues, that they help in the movement of body and body parts and organs of the body. And the second important function of muscular tissue is that it maintains the posture of the body and form flesh of the organism. There are three basic types of muscles: skeletal muscles present in limbs, smooth muscles present in digestive organs and other organs, and cardiac muscles which are only present in heart. Nervous tissue. Students, nervous tissue are formed of a special type of cell called nerve cells or neurons. Nervous tissue comprises nervous system, which includes brain, spinal cord and nerves. These are the special tissues which are specialized for the conduction of stimuli to and from brain and spinal cord. Students, nervous tissue is a group of organized cells that controls the body's movement, sends and carries signals to and from the different parts of the body, and has a role in controlling different bodily functions such as digestion, respiration, etc. Review of today's lecture. Students, today we have discussed a lot of things, in which first we started from cell division. There are two types of cell division we discussed: mitosis and meiosis. Then we discussed about tissues,
First, plant tissues, in which we discussed about meristematic and permanent tissues. Then finally we discussed about animal tissues, which has 4 types. Home assignment. Students, today we have 4 questions in home assignment. Number 1, write down 5 differences between mitosis and meiosis. Number 2, why meiosis called reductional cell division? meiosis को हम reductional cell division क्यों कहते हैं? Write down this answer. और आप लेक्चर ध्यान से सुनेंगे और आप चैप्टर में से भी स्टडी करेंगे तो you will get this answer. Question number 3 is draw a neat and label diagram of different stages of mitosis present on page number 36 and you have to draw this diagram twice. आपको diagram twice draw करना है और different stages of mitosis का. And fourth diagram is draw a neat and label diagram of 4 types of animal tissues. Animal tissues की जो 4 types हैं, epithelial, connective, muscular and nervous, इन चारों types की जो diagram है present on page number 43 of your biology book, आपने वहाँ से देख के ये diagram neat and clean draw करना है और ये भी आपको twice draw करना है. So I'm repeating, there are 2 theoretical questions like difference between mitosis and meiosis, why meiosis called reductional cell division, number 3, draw stages of mitosis, and number 4, draw diagram of animal tissues.